सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोस्टैटिस्टिक्स का BSN 6 सेमेस्टर पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 13 जो कि कोरिलेशन है। इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको थोड़े से हाइलाइट्स यूनिट नंबर 12 में दिए थे। जो जो हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत जो है हाइलाइट्स कोरिलेशन के बारे में दिया था। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम कोरिलेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर आप इस वर्ड को देखें कोरिलेशन को, ठीक है, तो इस वर्ड को देखते ही आपको जो है थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है। को मीन मतलब कंबाइन एंड रिलेशन मीन ताल्लुक। सो दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। इसके पहले जो यूनिट था जिसे रिग्रेशन कहते हैं, तो रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कोज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होगी तो वो कोज एंड इफेक्ट वाली होगी। मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ जो है वो क्या होगी, वो इफेक्ट होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो हेल्दी है, लेकिन हेल्दी होने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसने स्मोकिंग स्टार्ट की हुई है। ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, उसने स्मोकिंग स्टार्ट की हुई है और स्मोकिंग तकरीबन उसके स्टार्ट किए हुए तकरीबन 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अब अगर ये बंदा इसी तरह से ही स्मोकिंग को जो है कंटिन्यू रखता है तो तकरीबन 6 साल बाद 10 साल बाद जो है इसमें जो है क्या कैंसर होगा, इसमें जो है लंग कैंसर जो है वो डायग्नोस होगा, या ओरल कैंसर जो है डायग्नोस होगा, या थ्रोट कैंसर जो है इसमें डायग्नोस होगा। अब अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखें तो स्टार्ट में ये हेल्दी था, लेकिन इनमें ये लंग कैंसर किस तरह से काज हुई है, इस लंग कैंसर की अगर हम एटियोलॉजी को देखें, मतलब इसके काज को अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमें जो काज कॉमनली देखने को मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, स्मोकिंग मिलेगा। मतलब ये है कि ये बंदा स्मोकिंग कर रहा था जिसकी वजह से इनमें क्या हुआ, इनमें लंग्स कैंसर जो है वो काज हो गया। मतलब स्मोकिंग की वजह से ये बंदा जो है इतना मुतासिर हुआ, इतना इफेक्ट हुआ कि इसमें लंग कैंसर जो है ये क्या हुआ, ये काज हो गया। मतलब इनके लंग जो है वो इफेक्ट हो गए और उसमें कैंसर पैदा हो गया। सो रिग्रेशन में हम बात कर रहे थे कॉज एंड इफेक्ट के बारे में कि रिग्रेशन में हम जितने भी हमारे साथ वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हमारे साथ मिसाल के तौर पर दो वेरिएबल है। ठीक है। एक हमारे साथ एक्स वेरिएबल है और एक हमारे साथ वाई वेरिएबल है। अब अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। या अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो इसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएबल होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, जो कि हमारे साथ सिंपल रिलेशनशिप होती है, इसमें किसी किस्म की कॉज इफेक्ट वाली बात हम नहीं करते, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है इसको हम क्या कहते हैं, को रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम जितने भी वेरिएबल होते हैं जिसमें हम कोरिलेशन या रिग्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए, तो जो वेरिएबल होते हैं उसका क्वांटिटेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमारे पास वेरिएबल जो होंगे वो क्या होंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हम जो है इस मेथड रिग्रेशन और कोरिलेशन को यूज़ नहीं करते। ठीक है। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे पास कोरिलेशन में जो दो वेरिएबल्स होते हैं तो उसका क्वांटिटेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। So, finding the relationship between two quantitative variables without being able to infer causal relationship.
वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि दो वेरिएबल्स के दरमियान, हाँ, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान इसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो रिलेशनशिप होगी उसमें हम कहीं पर भी ये बात नहीं करेंगे, काज एंड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं करेंगे। सो सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जो कोरिलेशन होती है तो ये वो मेथड है, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करते हैं। ये रिलेशनशिप इस तरह से मालूम करते हैं कि इस रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जानने के लिए रिलेशनशिप मालूम करते हैं। अगर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है तो आया ये रिलेशनशिप स्ट्रोंग है या वीक है। ठीक है, थोड़ा सा एक वेरिएबल में चेंजेस लाने की वजह से दूसरा वेरिएबल में चेंजेस आती है या नहीं, या कम चेंजेस करने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आती है या नहीं। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोरिलेशन की डिफिनीशन आपको नीचे दी गई है। कहते हैं कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ठीक है, डिग्री से क्या मुराद है, डिग्री से मुराद ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है तो वो वीक है या स्ट्रोंग है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिग्री। मतलब उस रिलेशनशिप की नोयत क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, या वीक रिलेशनशिप है, या इंटरमीडिएट रिलेशनशिप है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं। सो कोरिलेशन ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि जो रिलेशनशिप है ये किस हद तक स्ट्रॉन्ग है या किस हद तक वीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको स्कैटर डायग्राम के ज़रिए जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। स्कैटर डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है। ठीक है, जो कि हमारे साथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब 90 डिग्री पर इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम जो है वो बना होता है, ग्राफ। ठीक है, इसका जो एक एक्स होता है, ठीक है, मतलब जो हॉरिजेंटल एक्स होता है तो हॉरिजेंटल पर जो है हमारे साथ एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल एक्स पर हमारे साथ वाई एक्सिस जो है वो होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जब हम देखते हैं तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर हमारे साथ जो भी वेरिएबल होता है तो वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट लेते हैं। ठीक है, जबकि जो वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डिपेंडेंट लेते हैं, उसको हम डिपेंडेंट लेते हैं। ठीक है, सो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है उसको हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ग्राफ के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो कि हमारे साथ एक्स एक्सिस है। ठीक है, जबकि जो सेकंड वेरिएबल है ये डिपेंडेंट होता है, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से पॉइंट्स आर नॉट जॉइंट, इसमें हमारे साथ पॉइंट जो है आप देखिए कहीं पर भी जो है आपको जॉइंट जो है नज़र नहीं आएंगे। इसमें हम फ्रीक्वेंसी टेबल को जो है यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसमें किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो नहीं होती। सो ये बातें जो है आपको याद रखनी चाहिए, और ये बातें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो रिग्रेशन यूनिट था, रिग्रेशन यूनिट में मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि आपसे इस बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिग्रेशन ग्राफ में हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं, तो हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा हमारे साथ स्लोप, और चौथा हमारे साथ क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, और इन चारों चीज़ों को किस तरह से हमने मेजर करना है उसका फार्मूला भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। सो
दो वेरिएबल लिए गए हैं, एक हमारे साथ वेट है और एक हमारे साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सो अगर अब हम वेट को देखें तो वेट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 67 है, 69 है, 85 है, 83 है, 74 है, 81 है, 97 है, 92 है, 114 है और 85 है। इसी तरह से अगर नीचे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 67 के नीचे ब्लड प्रेशर क्या है, मतलब यह है कि वो लोग जिनकी एज 67 है तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, 120 होगा। अब एक बंदा है, उनकी वेट जो है 69 है, तो 69 वेट होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 125 हो गया है। इसी तरह से वेट मज़ीद इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर में मज़ीद इजाफा आ गया है, 140, 83 हो गया तो 160, 74 हो गया, 130, 81, 180, 97, 140, 92। मतलब कॉमनली अगर ज़्यादातर पर आप इस डेटा को देखें तो जितने भी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं तो उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। सो ये ग्राफ जो है आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ जो वेट और जो ब्लड प्रेशर है ये क्या है, इनके दरमियान किसी ना किसी किस्म की रिलेशनशिप जो है वो पाई जाती है, इनके दरमियान किसी ना किसी किस्म की ताल्लुक जो है वो पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जब वेट जो है वो इंक्रीज होता है तो वेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर में जो है आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वेट जो है ये हमारे साथ क्या है, वेट जो है ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरे बंदे की जो वेट है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। या आपने कभी भी इस तरह से नहीं सुना होगा कि ब्लड प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से जो पेशेंट है उनका वेट में कमी आई हुई है। ज़्यादातर आप लोगों ने यही सुना होगा कि जिनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो उनमें ब्लड प्रेशर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ हुई होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर मतलब यहाँ वेट जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है। जी, ब्लड प्रेशर जो है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और वेट जो है ये आपके तो पास सर एक्स एक्सिस है, ऊपर इंडिपेंडेंट। आपने एक बात कही थी हम्म कि स्कैटर डायग्राम में जो पॉइंट्स हैं आर नॉट जॉइंट टुगेदर, मतलब कि जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है ये तो आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर अभी मैं ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। सो तो इसके दरमियान में वैल्यूज आएंगी ना, उनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जो दरमियान में डॉट्स लगे हुए थे ना, जैसे एक बीपी 120 आएगा, अगले का 125 आएगा, तो उनको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, वो डिफरेंट है। देखिए वो असल वाले में, डॉट्स की बात हो रही है, एक्स और हाँ, वाई की असल बात में हो जो रही है। है इसके पीछे एक कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 12 देखा हो तो उसमें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के हवाले से बात की थी। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हम इस पैराग्राफ सॉरी इस क्या कहते हैं, इस ग्राफ पर हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं और उस स्ट्रेट तो के इसमें इर्द गिर्द, लीनियर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन होती है, ये हाँ जी डिफरेंस था दोनों में। हाँ जी, तो उस स्ट्रेट के आसपास जितने भी हमारे साथ डॉट होते हैं, अगर वो डॉट जो है उस स्ट्रेट लाइन के आसपास है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो वेरिएबल है उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर उस स्ट्रेट लाइन के आसपास जो है डॉट्स नहीं है, मतलब दूर है उस स्ट्रेट लाइन से, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप है, जो को रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो क्या है, वीक है। तो ये कंसेप्ट आगे आने वाला है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वेरिएबल्स के बारे में बता रहा था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप देखें, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि हमारे साथ जो वेट है ये क्या है, ये भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो डेटा है उसको हम न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है,
ये भी हमारे साथ एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की कोशिश करते हैं। सही है? तो रिग्रेशन में भी क्वांटिटेटिव यूज हो रहा है ना? जी जी बिल्कुल, दोनों में। वेरिएबल। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ जो है वो दिया गया है और इस ग्राफ के ज़रिए अब आप लोगों ने जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। नीचे वाला जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये डेटा दिया गया है आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो वही डेटा जो है आपको दिया गया है, टेबल है, मतलब जो वेट है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उनकी वेट जो है क्या है, 67 है। सो 67 वेट होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कितना है, 120 है। अब उनका वेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, 69 हो गया, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज़ आ गई। अब उनका वेट मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, 85 हो गया, तो ब्लड प्रेशर जो है 140 हो गई। तो मतलब ये है कि वेट के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर में क्या आ रहा है, इजाफा हो रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखें इस फर्स्ट लाइन को, इस फर्स्ट डॉट को अगर आप देखें नीचे लाएं, तो ये तकरीबन 67 वेट को, 67 केजी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो ये आपको जो ब्लड प्रेशर शो कर रहा है वो क्या है, 120 ब्लड प्रेशर है। इसी तरह से अगर दूसरे डॉट को हम देखें जो कि तकरीबन 69 या 70 को शो कर रहा है, तो इसको अगर हम इस तरह से लाए तो इस तरह से हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर बनता है वो तकरीबन 135 या इस तरह के आसपास या इसके करीब होंगी, ठीक है। मतलब ये है कि वेट के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो ये डिफरेंट लाइन है जो कि आपको क्या कर रही है, जो कि आपको ये शो कर रही है कि जिस तरह से जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ होता है, वेट में इजाफा होता है, तो उसके साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास वेट जो है वो कितने के बराबर हो, तकरीबन 130 के बराबर हो, तो वेट के बढ़ने की वजह से 130 केजी वेट के होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो तकरीबन 200 के बराबर हो चुका है। सो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रही है, ये ग्राफ जो है आपको असल में ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ होता है तो वेट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें इजाफा आ रहा है। सो वेट के इंक्रीज़ होने की वजह से सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाती है और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं, आगे स्लाइड्स में आने वाला भी है। पॉजिटिव कोरिलेशन से मुराद ये है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो एक वेरिएबल के इंक्रीज होने की वजह से जो दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, वो भी क्या होगा, उसमें भी इंक्रीज आएंगी। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट था जो कि आप लोगों को सर अब इसी में आप समझाना चाह रहे थे। जी जी ये वाले डॉट्स हैं जो बल्कि सर सर आप कह रही जी थी कि जी मैं यही कनेक्ट पूछ रही थी। हाँ मिड जी, वाले पॉइंट्स है अब ना, मिड में जो लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब आगे दूसरा अच्छा डायग्राम आने यानी वाला है मतलब जिसमें आपको सर जो है मतलब बिल्कुल आपका एक ये है। स्ट्रेट लाइन इस तरह से देखने को मिलेगा। सो अब अगर आप देखें ये डॉट लाइन स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल करीब करीब जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सर इसका मतलब ये है कि आपने ब्लड प्रेशर और वेट के अकॉर्डिंग जो एक डॉट आया उसको उसका पॉइंट वो कंसीडर नहीं किया, बल्कि ये जो डिफरेंट स्कैटर्ड पॉइंट है इनकी बात हो रही थी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इन्हीं की बात हो रही थी सर। कोरिलेशन में तो ऐसे होता है कि एक पॉइंट के बढ़ने से दूसरा पॉइंट या मतलब दोनों का रिलेशन होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा या एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा।
मतलब दोनों का आपस में रिलेशन होगा। तो जो सर रिग्रेशन है उसमें रिलेशन होता है इनका या नहीं होता? उसमें क्या इसमें उसमें होता है, जिसमें आपने बताया कि कोई देखिए इफेक्ट नहीं होते। देखिए रिग्रेशन और कोरिलेशन के दरमियान एक बारीक सा फ़र्क है, और वो फ़र्क मैंने स्टार्ट में ही बताया कि रिग्रेशन में हम जिस रिलेशन की बात करते हैं तो वो हम कोज एंड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, जबकि जो कोरिलेशन है इसमें हम डिग्री ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोई ताल्लुक है तो वो ताल्लुक किस हद तक मजबूत है या किस हद तक कमज़ोर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कोरिलेशन में मालूम करते हैं, जबकि जो रिग्रेशन है उसमें हम कोज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो वो हम क्या करते हैं, वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, सर ठीक है। समझ आ गई? जी सर। यहाँ पर आप कंफ्यूज हुई होंगी कि एक के बारे में हमें पता है और दूसरे के बारे में हमें पता नहीं है, किस तरह से मालूम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बंदा जो है वो हेल्दी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। अभी उनमें कैंसर जो है डायग्नोज नहीं हुआ है, लेकिन वो मुसलसल स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें कैंसर जो है वो डायग्नोज हो जाएगा। सो अब इस स्मोकिंग की वजह से वो इफ़ेक्ट हुआ, और इफ़ेक्ट होने की वजह से उनमें कैंसर जो है डायग्नोज हो गया। सो ये स्मोकिंग जो है ये क्या हो गया, ये वजह बन गया किस चीज़ का, किस चीज़ का, कैंसर के बनने का। सो स्मोकिंग ये आपके पास कॉज हो गया, और जो कैंसर है ये आपके पास इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक वेरिएबल की वजह से जो अननोन वेरिएबल है उसको हमने क्या कर लिया, डायग्नोज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। पहले स्टार्ट में कोई भी कैंसर नहीं था, लेकिन एक वेरिएबल के होने की वजह से दूसरा वेरिएबल जो है वो क्या हो गया, वो हमने मालूम कर लिया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के ज़रिए अननोन वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं रिग्रेशन में। देखिए जो अभी मैं आपको कह रहा था, तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन को देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के आसपास करीब इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा जो है डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, जो वेट और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकती है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकती है, और ज़ीरो कोरिलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स को हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। सर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये रिलेशनशिप को शो कर रही है? हाँ जी, ये रिलेशनशिप को शो करती है। अगर इस स्ट्रेट लाइन की इर्द गिर्द करीब करीब आपको पॉइंट नज़र आएंगे, पॉइंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन से दूर दूर हो, मतलब यहाँ मौजूद हो, आप देख रहे हैं जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ यहाँ पर मौजूद हो दूर दूर, तो इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो ना होने के बराबर है या बिल्कुल वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर आ गई। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं स्कैटर्ड प्लॉट। द पैटर्न ऑफ डेटा इज इंडिकेटिव ऑफ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हमारे साथ जो पैटर्न होता है, ठीक है, डेटा का, तो उस डेटा के पैटर्न से जो है हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है तो वो किस तरह की रिलेशनशिप है, ठीक है। आया पॉजिटिव रिलेशनशिप है, आया नेगेटिव रिलेशनशिप है, या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर एक वेरिएबल आपके पास इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएबल है, जो वाई वेरिएबल है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव रिलेशन की बात करते हैं, तो नेगेटिव रिलेशनशिप में एक वेरिएबल के इंक्रीज होने की वजह से, एक्स वेरिएबल की इंक्रीज होने की वजह से जो वाई वेरिएबल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। या एक्स वेरिएबल के डिक्रीज होने की वजह से जो वाई वेरिएबल है वो क्या होगी, वो
इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव से मुराद एक दूसरे के अपोजिट काम हो रहा होगा, एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा इंक्रीज होगा, या दूसरे के या एक के डिक्रीज होने की वजह से दूसरा जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आप इन बातों को अपने साथ याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से नो रिलेशनशिप से मुराद ये है कि एक्स और वाई के दरमियान किसी किस्म की रिलेशनशिप जो है वो नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नो रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगाता हूँ, तो आपको वाज़ेह तौर पर जो है ये नज़र आ रहा होगा और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे कि पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल आसपास मौजूद है, बिल्कुल करीब करीब मौजूद है। तो यहाँ से जो है आपको पता चल गया कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। अब किस तरह की रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसको मालूम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने देखना होगा। सो नीचे जो है आपके पास क्या है, एज है, और ऊपर जो है आपके पास जो है ये क्या है, वाई एक्सिस पर आपके पास हाइट है, और जो एक्स एक्सिस है आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पर आपके पास एज है, एज की बात हो रही है। सो इस ग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो एज जो है इंक्रीज होती है, जैसे जैसे उम्र जो है बढ़ती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो हाइट है उसमें भी जो है इंक्रीज आती रहती है, ठीक है, वो भी जो है बढ़ती रहती है। इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी है, मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है 50-60 साल के होते हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है वो इंतहाई कम होती है, मतलब ड्वार्फ रह चुके होते हैं, या आजकल की जो नॉर्मल हाइट है, आप सबको पता है आजकल की जो नॉर्मल हाइट है, जो कि सारे मतलब 100 में 95 या 96% लोगों की होती है, तो वो तकरीबन लड़कियों की जो हाइट है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 फुट्स तक होती है, ठीक है, 5 फुट्स या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5.4 या 5.6 तक होती है, और बॉयज़ की जो हाइट है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से 5 फुट 7 इंचज़ होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 फुट 8 इंचज़ 9 इंचज़, कुछ लोगों की जो है हाइट जो है वो 6 फुट तक पहुंच जाती है। सो मेजरली जो हाइट है आजकल वो यही है, ठीक है। सो यहाँ पर बात हो रही है कि एज के बढ़ने के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हाइट में जो है इजाफा होता जाता है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर, अगर किसी की एज जो है मिसाल के तौर पर डेज़ में एज को जो है डेज़ में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर कोई बंदा जो है वो 20 डेज़ का है, तो 20 डेज़ में उनकी जो हाइट होगी, ठीक है, सेंटीमीटर में वो कितनी होगी, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर होगी या 1.7 सेंटीमीटर होगी। अगर कोई बंदा है उनकी जो एज है वो क्या हो, तकरीबन 27 डेज़ हो, ठीक है, या 29 डेज़ हो, तो उनकी हाइट कितनी होगी, उनकी हाइट तकरीबन 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से एक बंदा है, ठीक है, उनकी हाइट जो है उनकी वो जो है तकरीबन 35 डेज़ का है, ठीक है, तो 35 वाले डेज़ की अगर हाइट को आप देखें तो उनकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि एज के बढ़ने के साथ साथ हाइट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, मतलब एक फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये रिलेशनशिप हमारे साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, जो दो वेरिएबल है उनके दरमियान आप लोगों ने रिलेशनशिप को मालूम करना होगा। ये बातें जो है आप लोगों को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह का ग्राफ दिया गया हो और आपको कहें कि दो फैक्टर्स के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं। तो रिलेशनशिप मालूम करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो दिया गया होगा ग्राफ में, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस स्ट्रेट के आसपास जो डॉट करीब करीब होंगे, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप इसमें मौजूद है, इन दो वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। अब ये मालूम करने के लिए कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है,
तो फिर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के इंक्रीज होने की वजह से वाई एक्सिस में इंक्रीज आती है या एक्स एक्सिस की इंक्रीज होने की वजह से वाई एक्सिस में डिक्रीज आती है, तो आप फिर इसके मुताबिक क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर दोनों में इंक्रीज आती है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, अगर एक में इंक्रीज और दूसरे में डिक्रीज आती है तो फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको नेगेटिव रिलेशन के बारे में जो है बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कार के बारे में, ठीक है, एज ऑफ कार और रिलायबिलिटी के बारे में। जब आप नई गाड़ी लेते हैं, डब्बी बंद गाड़ी लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल पेक 0 मीटर कार आप लेते हैं, तो 0 मीटर कार की जो रिलायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो 100% होती है। मतलब वो 100% न्यू होता है, उसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं होती है, उसमें किसी किस्म की जो है फॉल्ट नहीं होता। लेकिन अगर एक गाड़ी है, आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, तो सेकेंड हैंड गाड़ी का मतलब यह है कि वो थोड़ी बहुत उसको लोगों ने यूज़ किया हुआ है या बहुत उसको लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए लोगों ने उसको यूज़ किया होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई फॉल्ट ना हो, उसमें कोई ख़राबी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चीज़ जो है वो क्या हो, बिल्कुल न्यू हो, मतलब पेक्ड हो, ठीक है, आप उसको 0 मीटर लेकर गाड़ी को लेते हैं, तो आपके पास 0 मीटर गाड़ी की जो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो 100% होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं, टाइम के साथ आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है इसमें क्या आती है, इसमें डिक्रीज़ आती है, कम होती रहती है, और गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पुरानी होती रहती है। सो टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी रिलायबिलिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सो एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस के इंक्रीज होने की वजह से जो वाई एक्सिस है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर अब अगर आप लाइन को देखें, तो लाइन आपको ये शो कर रही है, जो स्ट्रीट लाइन है ये आपको ये शो कर रही है, स्लोप से आपको ये पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। किस तरह की रिलेशनशिप है, अब आपने देख लिया कि एक्स एक्सिस के बढ़ने की वजह से यहाँ इस साइड पर हम आ रहे हैं हॉरिजेंटल पर, राइट साइड पर, तो मतलब हम इंक्रीज हो रहे हैं। हम इंक्रीज होने की वजह से, एक्स एक्सिस इंक्रीज होने की वजह से जो वाई एक्सिस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये। सो यहाँ पर आप नेगेटिव रिलेशनशिप को जो है आसानी से फिर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के इंक्रीज होने की वजह से जो वाई एक्सिस है उसमें क्या आ रही है, उसमें डिक्रीज आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप है हमारे साथ दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो क्या है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जो स्लोप है, स्लोप के आसपास हमारे साथ डॉटेड लाइन क्लोज है, करीब करीब है। तो मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक की इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद अब अगर हम तीसरे ग्राफ को देखें, नो रिलेशनशिप वाला, तो नो रिलेशनशिप वाला ग्राफ जो है ये आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नज़र आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा, किसी किस्म का भी जो है इसमें आप रिलेशनशिप आप नहीं जो है फाइंड आउट कर सकते। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादातर जो हमारे साथ वेरिएबल है वो स्ट्रेट लाइन से दूर है, कुछ कुछ जो है वो स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल करीब करीब है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। चाहे वो अगर आप नेगेटिव साइड से देखें या पॉजिटिव साइड से देखें, तो किसी तरह की भी जो है इसमें रिलेशनशिप आपको दिखने को नहीं मिलेगी। सही है। नो रिलेशनशिप का सिंपल अल्फाज में मतलब यह है कि इनमें किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं होगी।